हेलो गाइस, मैं सब समीर चौरसिया। मैं सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़ और मैंने नीट 2024 में 6 मार्क्स स्कोर किए हैं। और यार मैं आज की वीडियो में ये लेके आया हूँ कि नीट तुम 2026 का 3 मई को देने वाले हो। और नीट 2025 में ऐसा हवा बना था कि पेपर बहुत ज़्यादा बाहर से आया है, बहुत ज़्यादा इधर से आया है, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन इतने ज़्यादा है। मतलब इसकी वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ाए जा रहे हैं यार। अब बहुत सारी चीज़ें थी जो हट गई थी, वो चीज़ें पढ़ाई जा रही है वापस। और इससे कहीं ना कहीं पता है टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं ये पूरा फुल प्रूफ के साथ लेके आया हूँ कि ये आखिरकार हो कैसे रहा है। चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पता है, अगर तुम इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो ना, तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव बदलने वाला है नीट 2026 को लेके। और ये बिल्कुल टाइम वेस्ट वीडियो नहीं होगी। तुम एट द लास्ट अप्रिशिएट करोगे अपने आप को कि तुमने इसी वीडियो पे क्लिक किया है। चलो यार शुरू करते हैं। देखो, नीट 2025 का पेपर, चलो मैं सीधे पहले वो पीडीएफ तुमको दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने फिजिक्स वाला से पीडीएफ निकाला है और तुम इस पीडीएफ में जैसे कि देख सकते हो, मैंने क्वेश्चंस को मार्क किए हुए हैं कि कितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्ट आए हैं जो आया करते थे पहले से भी, और कितने क्वेश्चंस क्रिटिकल थिंकिंग वाले आए हैं। मैंने सब चीज़ को इवैल्यूएट किया, लिखा हुआ है बायोलॉजी का। देखो जैसा कि तुम देख सकते हो 90 क्वेश्चन आते हैं, 91 से शुरू है। देखो तुम बस देखते जाना कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, बस तुम बस वही देखते जाओ। अभी ये देखो, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये 2 सवाल है क्रिटिकल थिंकिंग वाले। ये एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी का है। ये जनरली कोई पढ़ता नहीं है, तो मैं इसको कहना चाहूँगा इररिलेवेंट सवाल है। हालांकि सवाल कोई मतलब भी नहीं बनता है, लेकिन अब देखो दिया हुआ है सवाल, ठीक है, आया है। अब हमें ये चीज़ पता चली है कि इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम एनसीईआरटी तो पूरी पढ़ते ही थे, समरी भी हम पढ़ते थे। हम अब साथ में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी पढ़ेंगे। थोड़ी सी एफर्ट, थोड़ी सी मेहनत और लगेगी, लेकिन अब जब सवाल आ रहे हैं और वो पार्ट ईजी है तो क्यों ना मार्क्स ले ही लिया जाए। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि अगर वहाँ से सवाल आ रहा है तो ये तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हम उसको पढ़ के रिटेन ज़्यादा याद रख सकते हैं। क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें हैं उसमें, उस पूरे पैराग्राफ में, एक पेज में कहीं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी। बाकी चीज़ तो कॉमन सेंस से भी हम कर सकते हैं। मैं प्रूफ करता हूँ अभी, चलो देखते हैं आगे। ये एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी ये सवाल आते ही रहते हैं ऐसे सवाल। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ नया क्वेश्चन आए, ये हमेशा क्वेश्चन आते ही रहे हैं। नीट 2021, 22, 23, 24 हर साल ऐसे सवाल आते ही हैं। हाँ, इस साल क्रिटिकल थिंकिंग के सवाल बढ़ गए हैं। पहले बहुत कम आते थे, मतलब 2 या 3 आते थे, इस साल 6 आए हैं। मैं दिखाता हूँ अभी। जैसे कि 2 मैंने ऊपर दिखा दिए थे, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। ये है आउट ऑफ एनसीईआरटी। हालांकि टॉपिक प्रेजेंट है, लेकिन ये कंसेप्ट पूछा गया वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का एक अप्लाइड क्वेश्चन है। ठीक, ये एनसीईआरटी। चलिए बस देखते जाओ एनसीईआरटी कितने, मैंने जितने मार्क हैं सब एनसीईआरटी के हैं। कहीं एनसीईआरटी के बाहर का है ही नहीं। मतलब सारी चीज़ एनसीईआरटी में लिखी हुई है, उसी से एज इट उठा के पूछा गया एनसीईआरटी। देख रहे हो, ये देखो एनसीईआरटी, सारे सवाल एनसीईआरटी के ही हैं। जिन्होंने दिया होगा 25 का पेपर, उन्हें तो पता ही है भाई कैसा पेपर आया था। अब पता है, एक टाइप का ब्रेन वॉशिंग हो रही है कि बहुत ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन आ रहा है, हो नहीं पाएगा। हालांकि पेपर मुश्किल हुआ है, पेपर थोड़ा लेंदी हुआ है, लेकिन उससे पढ़ने का थोड़ा सा अप्रोच बदलेगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं कर सकते हो सिलेबस में। वैसे ऑलरेडी सिलेबस में ऐड हुई हैं चीज़ें कुछ। ये अप्लाइड केमिस्ट्री, ये अप्लाइड है थोड़ा सा। सारे एनसीईआरटी हैं, पूरे पेज में एनसीईआरटी। यहाँ 2 सवाल, ये 2 सवाल अप्लाइड में आ गए। ठीक, ये 1 साल अप्लाइड में आ गया। अप्लाइड का मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी के बाहर का, ये भी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब मैंने तुमको पूरी पीडीएफ दिखा दी। ठीक, अब ये देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है वो 82 आए हैं 90 में से, और क्रिटिकल थिंकिंग वाले कितने हैं, 6 क्वेश्चन है 90 में से। आउट ऑफ एनसीईआरटी कितने हैं, 1 है। 1 आउट ऑफ एनसीईआरटी, मतलब पूरा एनसीईआरटी के बाहर है वो। और इररिलेवेंट जो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, वो 1 है। ठीक, अगर ऐसा मैं कहूँ कि तुम आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला पार्ट नहीं पढ़ते हो, अगर तुम नीट में कोई बच्चा बैठा है और आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला पार्ट नहीं पढ़ के गया है, तो उसको कितने मार्क्स जाएंगे, 4 नंबर। एक सवाल है, 4 नंबर जाएंगे। नीट 2025 हार्ड इसलिए नहीं था क्योंकि उसमें सवाल बाहर से आए थे या अप्लाइड वाले आए थे। नीट 2025 हार्ड इसलिए था क्योंकि टाइम कम था। जो बच्चे
नहीं सिलेक्ट हो पाए, कहीं ना कहीं उनकी टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत थी। और ये कोर होती है एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की, टाइम मैनेजमेंट। जितना आप अच्छे से पढ़ के जाते हो उतने बेटर तरीके से आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन 82। अगर मैं सिर्फ ऐसा कहूँ, क्या तुम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाते हो, सिर्फ एनसीईआरटी रट के जाते हो, नो अंडरस्टैंडिंग नथिंग, बस तुम एनसीईआरटी पढ़े, अपने दिमाग में वर्ड बाय वर्ड बैठा लिए, तब भी तुम 328 नंबर स्कोर कर सकते हो भाई मेरे। 328 नंबर तुम स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर वही तुम एनसीईआरटी थोड़ी सी समझ के, थोड़ी सी एप्लीकेशन, मतलब अपने आप से समझ रहे हो प्रोसेस क्या है, उससे क्या क्या तरीके हो सकते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हो, नॉट मेनली यू आर जस्ट रीडिंग इट, यू आर अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी, तो तुम 24 मार्क्स भी आराम से ला सकते हो। ये जो इररिलेवेंट सवाल और आउट ऑफ एनसीईआरटी सवाल हैं, इस साल एक आए हैं, मतलब टोटल 2 आए हैं, एक एक हर कैटेगरी में है। अगले साल हो सकता है ये सवाल 2-2 आए, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन गारंटी इस बात की है, कहीं ना कहीं 80 सवाल एनसीईआरटी के एनसीईआरटी क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आएंगे। अभी भी 80 सवाल कहीं ना कहीं आएंगे। 320 नंबर तुम्हारे उससे कहीं नहीं गए। और क्रिटिकल थिंकिंग वाले भी 4 से 5 आने वाले हैं। तुम्हारे 20 से 24 नंबर कहीं नहीं गए हैं तुम्हारे, समझ लो। तुम इन टोटल 330 से 340 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर तुम 2 चीज़ कर ले गए। पहला टाइम मैनेजमेंट, दूसरा सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं, स्टडी, एनसीईआरटी की स्टडी। अब तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करनी है, तुम्हें अब एनसीईआरटी को स्टडी करना है। तुमको समझना है कि वो किताब में क्या लिखा हुआ है। आप सिर्फ याद नहीं रख सकते हो चीज़ों को, ठीक है। अब देखो इसका इन सब चीज़ों का जो प्रॉब्लम है क्या है, एक सोल्यूशन क्या है इस सब चीज़ों का। सोल्यूशन ये है कि अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो एनसीईआरटी रीड करना, तो डोंट रीड इट लाइक अ स्टोरी बुक, रीड इट लाइक अ स्टडी बुक। अब तुम उसको पढ़ रहे हो, स्टोरी बुक की तरह पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं देगा तुम्हें, ठीक। अब एनसीईआरटी तुम पढ़ रहे हो, फोकस मोर ऑन वर्ड्स रादर देन लाइंस। तुम लाइंस पे फोकस है, बस लाइंस को पढ़े जा रहे हो, नहीं, वैसे नहीं करना है। तुमको उसके वर्ड्स को फोकस करना और समझना है कि इस वर्ड है, अगर ये वर्ड यहाँ लिखा हुआ तो इसके अलावा क्या ऑप्शंस बना सकता है कि मुझसे गलत हो जाए, मतलब तुमसे गलती कैसे करवा सकता है एनटीए, तो तुमको ये समझना है, ठीक। नीचे दिखाता हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट है जो मैंने एनसीईआरटी रीड करके रखी है, उसमें मैंने कैसे कैसे अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया है। रीड एनसीईआरटी फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिट का, जो यूनिट की जो इंट्रोडक्शन होती है वहाँ से पढ़ते हुए तुमको पूरा समरी तक पढ़नी है एनसीईआरटी। अब पहली चीज़ तुमको यही करनी है, यूनिट से लेकर समरी तक पढ़नी है एनसीईआरटी, और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, साइड में लिखना है। चीज़ें तुमको बहुत सारे यूट्यूब चैनल बताए होंगे, ठीक है, मेरा वो काम नहीं है बताना। मेरा काम है कि अब जो प्रॉब्लम हुई है फोमो की, उसको कैसे हमें ओवरकम करना है। वर्ड्स मार्क करने, मैंने बोला ना ऊपर की एनसीईआरटी में वर्ड्स मार्क करने हैं। कैसे करोगे, क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेंसी इससे बढ़ जाती है। देखो ये एनसीईआरटी का पीडीएफ है, देखो तुम देख सकते हो उस पैराग्राफ में जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है उस पे मेरा हाइलाइटर चला हुआ, सिर्फ उस वर्ड पे जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पूरे पैराग्राफ में नहीं, जो वर्ड है जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वहाँ से। इवन मैंने डायग्राम तक नहीं छोड़े, जो डायग्राम में चीज़ें लिखी हुई है ना, ये सब पे मैंने भी लिख के रखा है। देखो बी पोलन एक्सट्रैक्ट है, ये बी पोलन सिरप है, मतलब डायग्राम पे भी मैंने पूरे अच्छे से ध्यान देखा है कि डायग्राम में लिखा क्या है, समझ रहे हो, इस हिसाब से पढ़ना है। ये देखो अदर ऑप्शंस की बात कर रहा था ना कि एनटीए तुमसे गलत कैसे करा सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोलन ग्रेन को स्टोर किया जा सकता है स्पीशीज, मतलब किसी स्पीशीज़ को बहुत साल तक इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है पेपर में -196 डिग्री सेल्सियस की जगह कुछ अलग यूनिट में दे दे, जैसे कि केल्विन में दे दे, तो मैंने केल्विन में पहले से निकाल के रखा हुआ है, तो मेरे दिमाग में कहने के रहेगा पेपर में अगर केल्विन आएगा तो मेरे दिमाग में अपनी एनसीईआरटी स्ट्राइक करेगी, अरे वहाँ मैंने कुछ केल्विन में कैलकुलेट किया था, तो तुरंत मैं उस क्वेश्चन को सही करके आ सकता हूँ। समझ रहे हो कैसे वर्ड बाय वर्ड तुम्हें पढ़ना है। देखो जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वहाँ वहाँ मेरा हाईलाइटर चला हुआ है, और यही होती है एक बढ़िया अच्छी एनसीईआरटी जिसको पढ़ के सिलेक्शन होता है। जैसे ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि स्फेरिकल होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ऐसा है ना। देखो मैंने कॉमन मिस्टेक भी लिखी है कि मिस्टेक क्या क्या हो सकती है। म्यूएम की जगह लोग एमएम भी कर सकते हैं, पेपर में ऑप्शन में आ जाएगा तो इसी को टिक करके आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। देखो देखो वेरी कॉमन, देखो यहाँ पे वेरी कॉमन मिस्टेक है यूबिक्यूटस
का मतलब अगर तुम नहीं समझोगे तो हो सकता है कि हाँ ऑप्शंस यहाँ से बदल दे। देखो जहाँ जहाँ भी होता है ना, जहाँ जहाँ है वर्ड्स पे हाईलाइट है। तो फाइनल इस पे आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पे कि तुम बायोलॉजी में 340 स्कोर कर सकते हो बहुत आराम से। बस एनसीईआरटी को रीड करने के बजाय अब उसको स्टडी करो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट यार। इस वीडियो को यहीं सम अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। अगर इस वीडियो पे रिस्पांस मुझे अच्छे मिले तो मैं बैकलॉग कैसे करना ये मैं बताऊंगा। ये मेरी बहुत अच्छी ट्रिक थी जिसकी वजह से मैं नॉर्मल स्टूडेंट से 1 महीने आगे चल गया था। मैं बहुत लेट शुरुआत किया था, लेकिन मैं दिसंबर आते आते 1 महीने आगे हो गया था सबके। ये पहली तरीका। और दूसरा, मैं 12th स्टूडेंट को कुछ टिप्स देना चाहूँगा। बोर्ड्स भी हैं और नीट भी है, उससे रिलेटेड बहुत प्रैक्टिकल होने वाली है। इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा आया तो मैं आगे भी वीडियोस कंटिन्यू करूँगा बनाना। थैंक यू।